Hello, fifth class. Today we will learn Essays chapter 15, the way the United Nations works. वो तरीके जिन तरीक़ों से यूनाइटेड नेशंस काम करता है, उसके किस किस तरीके से वह काम करता है। यूनाइटेड नेशन क्या होता है, ये वर्ल्ड की कैसी संस्था है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन, ये सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें एक असेंबली चल रही है। ये यूएन जनरल असेंबली है, ये न्यूयॉर्क इसमें इसका ऑफिस है। The United Nations UN follows the aims that it laid at the time of its foundation in 1945. United Nations जब से इसकी फाउंडेशन रखी गई है 1945 से ही, तब से अपने एम्स के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए काम कर रही है। Its main aim is to maintain world peace. In addition, the UN serves its member countries in several other ways. It allows countries to cooperate to solve world problems such as poverty, diseases, literacy, and protection of the environment. It provides help to developing countries so that they can make progress and improve the living standard of their people. प्यारे बच्चों, इसका जो मेन एम है यूएन का, वो है संसार में शांति रखना, लड़ाई झगड़े युद्ध की स्थितियां पैदा ना होने देना। इसके अलावा वो यूएन के जो देश यूएन के मेंबर हैं, वो कई प्रकार से वर्ल्ड की सेवा करते हैं। ये एक दूसरे जो लोग इसके मेंबर्स हैं, वो हमेशा दूसरे देशों की प्रॉब्लम्स में, जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में कोऑपरेट करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे गरीबी है, बीमारी है। बीमारी में आपको याद होगा कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो वर्ल्ड नेशन जो है ये उसी ने ही इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, है ना। तभी सभी देशों को एक जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि सब लॉकडाउन कर दें, बाहर ना जाएं। और दवाइयों के लिए भी वो देश जो हैं, जो यूनाइटेड नेशन के जो कंट्रीज़ मेंबर हैं, वो सब इसके लिए भी कोशिश करते हैं। इलिटरेसी है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट है। और कभी कभी आपने देखा है एनवायरनमेंट में बहुत सारी पोल्यूशन हो जाता है, किसी किसी देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो जिस देश में पोल्यूशन होता है, उस देश के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये दूसरे जो देश मेंबर हैं वो मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अगर उन्हें उस देश के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए किसी टूल्स की ज़रूरत है या किसी टीम की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को सजेस्ट करने के लिए कोई टीम चाहिए, तो वो दूसरे देश भेजते हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन मेक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर पीपल। और इस तरह से ये ऐसी हेल्प प्रोवाइड करता है जिससे कि सभी लोग, सभी दुनिया के जो देश हैं, सभी सही प्रकार से प्रोग्रेस करें और उन देशों में रहने वाले लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सुधर सके। स्ट्रक्चर ऑफ यूएन का स्ट्रक्चर क्या है? यूएन हैज़ 6 डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडीज दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। दीज आर, यूएन की 6 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, या उनको हम बॉडीज़ भी कह सकते हैं, या उनके अंग भी कह सकते हैं। वो अलग अलग काम करते हैं। उनकी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 सेक्रेटरीट, नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 5 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 6 द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये देखिए, ये बॉडीज़ हैं, यानी कि यूएन एक संस्था है, उसके ये आगे बॉडीज़ हैं, यानी उसके अंग हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स पूरे वर्ल्ड के देशों के लिए अपने अलग अलग काम, इनके हिस्से में आए हुए जो ये करते रहते हैं। तो नंबर 1 क्या है? द जनरल असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स नेशन ऑफ द यूएन। इसमें सभी यूएन के मेंबर्स हैं, सभी देश इस यूएन के मेंबर्स हैं। इट इज़ डिस्कशन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह है यूनाइटेड नेशन की एक डिस्कस करने की, आपस में विचार विमर्श करने की एक बॉडी है। ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव बट इट हैज़ 1 वोट इन ऑल। ये हर एक स्टेट जो है, यानी हर एक कंट्री जो है, वो 5
प्रतिनिधियों को भेजती है, लेकिन उनको एक ही वोट माना जाता है, उन पांचों की एक वोट होती है। हेयर मेंबर्स नेशन डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली। यहाँ पर बैठकर ये सभी मेंबर्स जो हैं अब अलग अलग नेशंस के, अलग अलग राष्ट्रों के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और वहीं पर बैठकर शांति से उस समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ए 2/3 ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड टू पास रेजोल्यूशन ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब एक कोई रेजोल्यूशन पास होता है, एक बिल पास होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो उसके लिए 2/3 मत इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। तो जहां 2/3 मत जिस पक्ष में चला जाता है वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है और वो एक कानून बन जाता है। द असेंबली मीट्स रेगुलरली once a year and holds special और emergency meeting whenever necessary। इस असेंबली की जो जनरल असेंबली होती है इसकी साल में एक बार मीटिंग हमेशा होती है, लेकिन जब कभी समस्याएं आती हैं तो वह मीटिंग एमरजेंसी में, आपातकाल में कभी भी बुलाई जा सकती है जब भी ज़रूरत होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज़ चूजन once a year। और इस जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है जिसे साल में एक बार चुना जाता है, यानी प्रति वर्ष इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए आप टॉपिक है वर्किंग। इसके काम क्या हैं? जो जनरल असेंबली है वो काम क्या क्या करती है? इट इलेक्ट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यह सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, उसके कहने पर एक सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करती है, चुनती है। जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है उसका चुनाव यही एजेंसी करती है। द असेंबली रिसीव्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये असेंबली जो है ये इकोनॉमिक्स और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है उनकी रिपोर्ट्स लेती है, उनके ऊपर अपने विचार रखती है। नंबर 3 है द जनरल असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो और बॉडीज़ हैं, जो आपने पढ़ा है 6 बॉडीज़ हैं, उन 6 बॉडीज़ के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो जनरल असेंबली ही चुनती है। प्लीज़ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम करती है? सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड फॉर रिस्टोरिंग पीस और इफ़ a war breaks out. The council meets whenever there is a threat to peace. It may also meet if a nation has a complaint about the action of some other nations. ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मुख्य कार्य है, ये एक तो सबसे ताकतवर पार्ट है ये यूएन का, और ये पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यदि किसी देश में यदि कहीं पर शांति टूट जाए तो वहाँ पर शांति को दोबारा से बहाल करने के लिए इसी की ही ड्यूटी है। काउंसिल मीट्स व्हेनेवर देयर इज़ ए थ्रेट टू पीस। ये जब भी अगर कोई ऐसी अशांति वाला काम हो जाता है, कहीं किसी देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, तो ये काउंसिल मीटिंग रखते हैं। It may also meet if nation has complaint about the action of some other nation. All UN members have to accept its decisions. Sometimes it may send a peacekeeping force to prevent war. Sometimes it may send a peacekeeping force to prevent war. It may send a peacekeeping force. Or if it considers that a country has done a wrong act by attacking another country, it can ask its member countries to stop all trade with it. We answer nation complaint. ये उन राष्ट्रों के लिए, उन राष्ट्रों की के प्रति कंप्लेंट भी सुनती है। जो कोई राष्ट्र गलत काम करता है, कोई युद्ध करता है, शांति को भंग करता है, तो उसकी शिकायत सुनती है और उसके खिलाफ सभी राष्ट्रों को एक्शन लेने के लिए कहती है। जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, ऑल यूएन मेंबर्स हैव टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजन। जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सभी इस बॉडी के कहने को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। समटाइम्स इट में सेंड ए पीस कीपिंग फोर्स टू प्रिवेंट वार। कभी कभी जब दो देशों में लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर युद्ध को टालने के लिए अपनी तरफ से
पीस फोर्स यानी शांति फोर्स को भी भेजते हैं। अगर यदि कोई कंट्री, इफ़ अ कंट्री कंसीडर दैट ए कंट्री हैज़ डन ए रॉन्ग एक्ट बाय अटैकिंग अनदर कंट्री, इट कैन आस्क इट्स मेंबर्स कंट्रीज टू स्टॉप और ट्रेड विथ इट। यदि ये मान ले कि किसी देश ने दूसरे देश पर अटैक किया है और वो गलत किया है, वो काम सही नहीं किया है, तो ये पूरे देशों को, वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज़ को आदेश देती है कि सभी देश उस देश से अपना व्यापार बंद कर दें। यानी इस प्रकार से वो दबाव भी बनाती है कि शांति रखने के लिए हर एक को इसके नियमों का और इसके कहने को फॉलो करना होता है। यानी कि मुख्य काम जो है सिक्योरिटी काउंसिल का वो है वर्ल्ड में शांति रखना। जैसे आजकल भी अज़रबैजान और अर्मेनिया में लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर भी ये सिक्योरिटी काउंसिल अपनी पीस फोर्स भेज सकती है। द सेक्रेटरीट, थर्ड नंबर पर है द सेक्रेटरीट। दिस ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन। यह एक विशेष ब्रांच होती है यूएन की। इट कैरीज आउट डे टू डे एक्टिविटीज़, इट टेक्स केयर ऑफ यूएन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। यह प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी देखभाल करती है, क्या करना है, और ये यूएन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो नियम कानून और जो कार्यक्रम होते हैं, उन सभी की देखभाल यही करती है। कौन सी भला? द सेक्रेटरीट। दिस ऑर्गन इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। इस ऑर्गन की का जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। उसी की देखरेख में सारी जो ये असेंबली है, जो ये बॉडी है वो काम करती है। ही इज़ नॉमिनेटेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल and appointed by the General Assembly for the term of 5 years। यह इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये 5 सालों के लिए बनाई जाती है, और इसका जो जनरल असेंबली है एंड अपॉइंटेड बाय द, और इसमें जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं और 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। और जनरल असेंबली के बारे में आप नंबर 1 पर पढ़ चुके हैं। चौथा है, फोर्थ है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। इसको इकोसोक भी हम पढ़ सकते हैं। ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, हम नेक्स्ट पेज पर नहीं, नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। इकोसोक भी पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देयर आर 54 मेंबर्स nations of the ECOSOC that are elected by the General Assembly for 3 years terms। एक तो ये है कि इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो 3 इयर्स के लिए चुने जाते हैं, हर 3 साल में दूसरे मेंबर्स चुने जाते हैं, और इसके जो सदस्य हैं वो पूरे वर्ल्ड में 54 हैं। 54 मेंबर्स हैं। 54 मेंबर्स मतलब कि 54 नेशंस से लोगों को इलेक्ट किया गया है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स वर्क फॉर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड humanitarian problems. It works through various committees and commissions। ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ये इकोनॉमिक के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और अर्थ स्थिति के लिए। अर्थ स्थिति क्या होती है? जब किसी देश पर पैसा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वहाँ की करेंसी का मूल्य कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये सब इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। सोशल और जो सामाजिक जीवन है उसकी देखभाल करना। कल्चरल यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और मनुष्यों से संबंधित, मानवता से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी की देखभाल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को करनी होती हैं। ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स में क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पहले बाल विवाह होता था, धीरे धीरे उसको रोका गया, वर्ल्ड में उठाई गई समस्याएँ। अभी हमारे यहाँ कोई और भी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ लड़की लड़के का बहुत भेदभाव किया जाता है। लड़की पैदा हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, लड़का पैदा हो तो बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि लड़के ही पैदा हों। तो इस तरह की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी के लिए जागरूक करने का काम ये सोसाइटी करती है। इट वर्क्स थ्रू वेरियस कमेटीज़ एंड कमीशंस। ये कई कमेटीज़ के और कई कमीशंस के माध्यम से ही काम करती हैं। इट हेल्प्स द पुअर एंड सिक पीपल। इट हेल्प्स पीपल हु आर अफेक्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज़ बाय सेंडिंग फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एंड
अदर एसेंशियल थिंग्स। ये और बीमार लोगों की भी बहुत मदद करती है। और किसकी मदद करती है? और उन लोगों की मदद करती है जिनके ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे फ्लड आ जाता है, वहाँ पे लोगों को के पास भोजन नहीं होता, रहने की जगह नहीं होती, कपड़े नहीं होते, सोने की जगह नहीं होती, तो उन लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब उपलब्ध करवाती है। 2 रेगुलर सेशंस ऑफ द इकोसोक आर हेल्ड ईच ईयर। इकोसोक के 2 रेगुलर सेशन हर साल होते हैं। सेशन का मतलब कि 2 बार इनकी मीटिंग्स होती हैं, सभाएं होती हैं, जिनमें ये लोग आपस में मिलते हैं, 54 के 54 देश, और आपस में अपने देशों अपने बारे में और पूरे वर्ल्ड के देशों के बारे में चर्चा करते हैं। 1 इज़ हेल्ड एट द UN हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। एक बार तो ये UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बार जिनेवा और स्विट्जरलैंड में होती है। राइट। नंबर 5 है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। देखिए, अब जब पूरे देश हैं, पूरे संसार के, तो वहाँ झगड़े भी होते हैं। अब उनके झगड़ों को कौन निपटाएगा? उनके झगड़ों को निपटाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस होती है। दिस इज़ एन मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह पूरे संसार के यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशियल यानी न्याय करने वाला एक अंग है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 9 years बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। इसमें 15 जजों को चुना जाता है और ये जज 9 सालों के लिए चुने जाते हैं, और इन जजों का चुनाव सिक्योरिटी काउंसिल करती है और जनरल असेंबली दोनों मिलकर करती हैं। इट कंसिडर्स डिस्प्यूट दैट अराइज बिटवीन द UN मेंबर्स नेशंस। ये उन झगड़ों को निपटाती है जो UN के मेंबर्स हैं, जो देश UN के मेंबर, उनमें यदि कोई झगड़ा हो जाता है, उनमें किसी चीज़ का व्यापार पर या युद्ध के को लेकर या किसी चीज़ के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को, उस झगड़े को ये निपटाती है। एवरी कंट्री हैज़ टू अबाइड बाय इट्स डिसीज़न। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। हर एक देश को इनके डिसीज़न को मानना होता है। देयर इज़ नो अपील अगेंस्ट इट्स डिसीज़न। और जो भी फैसला ये सुना देते हैं वो प्रत्येक राष्ट्र को माननी पड़ती है, उसकी अपील कहीं पर भी नहीं होती है। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस कोर्ट आर फ्रेंच एंड इंग्लिश। द कोर्ट हैज़ इट्स सीट एट हेग, नीदरलैंड, बट इट कैन सिट एल्सवेयर इट नीड्स अराइज। ये जो कोर्ट है ये अपना काम फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में करती है। इनकी मुख्य कोर्ट जो है वो नीदरलैंड के हेग शहर में है, लेकिन जब कहीं और भी ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पर भी अपनी कोर्ट लगा लेते हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होती है? द ट्रस्टीशिप काउंसिल लुक आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो ट्रस्ट टेरिटरीज़ की देखभाल करता है। ट्रस्ट टेरिटरीज़ की, दीज आर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट येट इंडिपेंडेंट एंड आर कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशंस दैट आर UN मेंबर्स। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। ये उन राष्ट्रों की देखभाल करता है जो राष्ट्र अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, किसी दूसरे देश के कंट्रोल में हैं, जिन पर किसी दूसरे देश का कब्जा है, उनकी देखभाल ये करता है। किनकी? जो आज़ाद नहीं हैं। जैसे कि हम पहले अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो हमारे बारे में कौन से कानून बनाने हैं, यदि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें तो उसे सही बताना है या गलत बताना है, ये ट्रस्टीशिप का काम होता है ना। द ट्रस्टीशिप काउंसिल प्रमोट्स द नेशंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये सेल्फ गवर्नमेंट अपने देश की स्वयं की सरकार बनाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए उसको प्रमोट करता है। सबको कहता है कि हाँ सबको आज़ादी होनी चाहिए, उसके लिए प्रमोट करना। पर सबको आज़ाद करने की विचारधारा को बढ़ावा देता है। द काउंसिल मीट्स एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। ये काउंसिल साल में एक बार कम से कम ज़रूर मीटिंग करती है। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट एंड डिसीजन आर टेकन बाय द सिंपली मेजोरिटी। और इसके हर एक मेंबर की 1 वोट काउंट होती है और
इनका जो भी फैसला होता है, डिसीजन मेजोरिटी जो भी फैसला लेती है उसको वो मान्य होता है। नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब एजेंसीज कौन कौन सी यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती हैं? देयर आर मैनी यूएन स्पेशल एजेंसीज विच वर्क्स ऑन डिफरेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन emergency fund. UNICEF was set up after the Second World War to meet the need to children affected by the war. Today it has millions of the mothers and children of the developing countries. It gives medicines, food and advice to them. UNICEF has started many programs in India. Anganwadi is one of them. Here mothers are trained to care for their children. It also helps in teaching, training, female education and caring for disabled children. You must have seen UNICEF greeting cards, diaries and calendars. They are sold to raise money for the fund. UNESCO, यूनाइटेड नेशन, ये चलो पहले मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। UNICEF agencies, there are many UN special agencies which works on डिफरेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो डिफरेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए काम करती है। यूनिसेफ भी एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हुई थी, और टू मीट द नीड्स टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वार, और ये उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जो कि युद्ध में जो बच्चे प्रभावित हुए थे। टुडे इट्स हेल्प मिलियन ऑफ द मदर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। आज ये करोड़ों माताओं और बच्चों के, जो देश अभी डेवलप कर रहे हैं उनमें रहने वाले माताओं और बच्चों की हेल्प करती है। इट गिव्स मेडिसिन, ये दवाइयाँ देती है, भोजन देती है और उनको सलाह भी देती है। यूनिसेफ हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स इन इंडिया। यूनिसेफ ने भारत में भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, जैसे आंगनबाड़ी उसका एक हिस्सा है। हियर मदर, और यहाँ पर माताओं को चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने के लिए माताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन टीचर ट्रेनिंग फीमेल, ये टीचर ट्रेनिंग फीमेल एजुकेशन, स्त्रियों में महिलाओं की शिक्षा, और केयरिंग फॉर डिसेबल्ड, और अपंग बच्चों की देखभाल कैसे की जाए इसकी ट्रेनिंग भी देती है। यू मस्ट हैव सीन यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स। आपने कभी यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड्स को देखा होगा, डायरीज देखी होंगी, कैलेंडर्स देखे होंगे। दे आर सोल्ड टू रेज मनी फॉर द फंड। यूनिसेफ एक ऐसी एजेंसी है, यहाँ पर बहुत सारी यूएन की एजेंसीज़ भी होती हैं जो कि वर्ल्ड की अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग काम करती हैं। इसमें सबसे पहले यूनिसेफ है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना जो है दूसरे वर्ल्ड वार के बाद की गई थी, और इसकी स्थापना करने का मुख्य कारण ये था कि जो बच्चे उस युद्ध में प्रभावित हुए थे, जिनके शरीर डिसेबल्ड हो गए थे या जिनके माँ बाप चले गए थे, उनकी मदद करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। आज ये संस्था हजारों लाखों माताओं और बच्चों की मदद करती है। कौन से लाखों बच्चों की मदद करती है? जो देश अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जिन देशों में अभी डेवलपिंग का काम चल रहा है, विकास पूरा नहीं हुआ, विकासशील जो देश हैं उनके बच्चों और माताओं की हेल्प करती हैं। उनको क्या क्या देती हैं? उनको वो मेडिसिन देती हैं, फूड देती हैं और बहुत अच्छी अच्छी सलाहें देती हैं जिनसे कि उनका जीवन सुधर जाए। यूनिसेफ जो है ने भारत में भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनमें से आंगनवाड़ी एक है। आंगनवाड़ी का क्या कार्य रहता है? आंगनवाड़ी उन माताओं को ट्रेनिंग देती है जिनके बच्चे होते हैं, उनको ये बताती है कि आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें, उनको कितना भोजन दें, कैसा भोजन दें, कैसा आहार दें, किस तरह से उनकी स्वच्छता रखी जाए, ये सब ट्रेनिंग आंगनवाड़ी देती है। किस किस समय पर उनको इंजेक्शन लगवाए जाएँ। और क्या ट्रेनिंग देती है ये? और टीचर ट्रेनिंग देती है कि टीचर बच्चों को किस तरह से पढ़ाए, कैसे रखे, उनकी कैसे किस तरह से मानसिक और शारीरिक स्थिति का ख्याल रखे, और महिलाओं में एजुकेशन क्यों ज़रूरी है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और जो अपंग बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए इसकी भी ट्रेनिंग देती है। आपने कई बार देखा होगा, यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड्स देखे होंगे, यूनिसेफ की डायरीज़ और कैलेंडर्स देखे होंगे। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में ये देखिए दिखाए भी गए, ये यूनिसेफ का एक लोगो है,
ये देखिए माँ और बच्चे दिखाए गए इस लोगो में, ये यूनिसेफ का लोगो है और इस तरह के इनके ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। तो ये ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं ये बेचे जाते हैं ताकि इस ग्रीटिंग कार्ड से उनको पैसा मिले और उस पैसे को वे दूसरे देशों की स्थितियों को संभालने में लगा सकें। तो हमें इसके लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। यदि यूनिसेफ का कोई ग्रीटिंग कार्ड या कैलेंडर बिक रहा है तो हमें वो लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमारा वर्ल्ड के किसी हिस्से में काम आएगा। सेकेंड एजेंसी है यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी संस्था, ऐसी एजेंसी है जो पूरे संसार के एजुकेशन, साइंस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए को बढ़ावा देने वाली है। The main of the UNESCO is to spread and improve women and adult education in the world. It specially provides technical training to backward countries. It helps to preserve old monuments and thereby restores our ancient culture. It is a specialized agency of the United Nations. Its headquarters is in Paris. Other than these agencies, there are many other agencies working in the field like industry, labor, communication and agriculture. ये एजेंसी जो हैं आपको ये एजेंसी में यूनेस्को सप्रेड संसार में औरतों की और अडल्ट वयस्कों की अडल्ट्स जो स्पेशली प्रोवाइड्स टेक्निकल ट्रेनिंग टू बैकवर्ड कंट्रीज। देशों में प्रत्येक देश ये इस संसार में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या स्मारक हैं, यादगार स्मारक, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा निकलता है कि वो एक प्राचीन कल्चर को रिस्टोर करने के लिए। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर जो पेरिस में है। अदर देन दीज एजेंसीज देयर आर मैनी अदर एजेंसीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। मैनी एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड लाइक इंडस्ट्री, लेबर, कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। आपको ये बता रही थी कि ये जो एजेंसी है ये औरतों की और वयस्कों यानी कि जो बुजुर्ग 18 साल से जो बड़े लोग हैं, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो 18 के 20 के 30 के हो गए, तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है उसको ये का प्रचार प्रसार ये एजेंसी करती है। कौन सी एजेंसी? यूनेस्को। ध्यान रखिएगा, वुमेन की और जो बुजुर्गों की यानी 18 साल से बड़े जो होते हैं उन्हें हम वयस्क कहते हैं, वयस्कों की एजुकेशन के लिए प्रचार प्रसार करती है। और ख़ास तौर पर ये जो पिछड़े हुए देश हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देती है। जैसे बहुत पिछड़े हुए देश हैं, उनमें कोई मशीनें नहीं हैं, उनमें काम इंडिविजुअली काम किए जाते हैं, फसल काटने की मशीनें नहीं हैं, गड्ढे खोदने की मशीनें नहीं, तो उस तरह की टेक्निकल मशीनों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो देश भी उन्नति कर सकें। और क्या करती है? और ये है अभी हमारे कल्चर को संभालने के लिए क्या करती है भाई? कल्चर को संभालने के लिए हमारी जितनी पुरानी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको रिस्टोर करती है ताकि हमारा प्राचीन कल्चर हमेशा जीवित रहे। और यह एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मेन ऑफिस है वो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है ना। इसके अलावा और क्या करती है? अदर देन दीज एजेंसीज देयर आर मैनी। इसके अलावा भी जो हमने 2 एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि वर्ल्ड के अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। जैसे इंडस्ट्री, लेबर, कम्युनिकेशन, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो फैक्ट्रीज लगती हैं, लेबर के लिए भी उनके लिए कोई संभाल करने वाला, कोई कम्युनिकेशन के लिए, और एग्रीकल्चर यानी फसल खेती बाड़ी के लिए भी काम करने के वाली एजेंसीज होती हैं। उनके नाम हैं FAQ फेक, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये है लेबर का यानी मजदूरों का ध्यान रखती है। और जो फेक है वो कृषि
के और भोजन के और कृषि के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड के लिए कोई मॉनेटरी फंड इकट्ठा करना है तो उसके लिए एजेंसी काम करती है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब जितने भी ये टेलीफोन हैं या इसके लिए जितने भी हमें कोई काम है, फ़ोनों से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, बातों को कहाँ से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस एजेंसी को कैसे कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उसका ये कार्य ITU करती है। ये देखिए आपके पास यहाँ फेक का ये है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। देखिए इसमें गेहूं की बाल दिखा रखी है, पता चलता है ये फूड से है। ये ILO है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? ये जो परमाणु वाली एनर्जी होती है इसे हम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। इसके प्रयोग के लिए भी ये संस्था बनी हुई है। ऑल दीज एजेंसीज आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू आउट द ईयर। ये जितनी भी एजेंसीज हमने पढ़ी हैं उन सभी एजेंसीज का काम क्या है? ये वो संसार की भलाई के लिए ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो हमें बहुत पूरे संसार के सभी देशों की को सर्व करती है। हु एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज बाय अवॉइडिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीजेज। इट हेल्प्स द नेशन ऑफ द इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विस। The WHO establishes standard in a variety of fields such as food, biological and pharmaceutical goods, diagnostic procedure and environmental health। ये क्या काम करती है? इसका मुख्य काम है कि संसार में जो बीमारी फैली हो उससे किस तरह से बचा जाए, उसको बचाने के तरीक़ों के बारे में विचार विमर्श करती है और सभी नेशंस को अच्छी हेल्थ रखने की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और ये जो हु है इसका स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ फील्ड सच एज फूड, ये मतलब ये क्या कहती है कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे भी, अपने फूड का स्टैंडर्ड सही रखो। बायोलॉजिकल, जैसे कि हम मच्छरों से, कीट पतंगों से, ऐसी कोई सड़ी गली हुई चीज़ें ना खाएं, इनसे बचें, गंदे माहौल से बचें। और जो दवाइयों का प्रयोग है उनका प्रयोग भी यही निर्धारित करती है कि दवाइयों में किस किस केमिकल की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लोगों के लिए अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। अगर कोई दवाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो ये वाली संस्था उन दवाइयों पर बैन लगा देती है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी हमें को भी बढ़ावा देती है कि भी हमें आसपास का एनवायरनमेंट सही रखना चाहिए। प्रोटेक्शन द हु हैज़ अबाउट 165 मेंबर्स। हु के 165 मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। भारत भी इसका सदस्य है। द क्रेडिट फॉर इराडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द अर्थ गोज टू द हु। आपको पता है पहले चेचक होती थी और चेचक में बहुत लोग मर जाते थे, लेकिन ये चेचक जब अगर देश इस पृथ्वी से कहीं गई है तो वो हु के कारण ही गई है। हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ, इसका एक ही स्लोगन है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, इज़ ए वेल नॉन स्लोगन ऑफ हु। ये उसका एक स्लोगन है। अचीवमेंट ऑफ यूएन की अचीवमेंट क्या, उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं? द यूनाइटेड नेशन हैज़ सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज विच अदरवाइज वुड हैव लेड टू वॉर्स। इट हैज़ prevented the occurrence of another world war. It has helped solve conflicts through negotiations and other peaceful means. It has a peacekeeping force which restores law and order. It has prevented the use of nuclear weapons and plays an important role in controls of arms. The various agencies and funds of the UN have helped improving the conditions of the developing countries. They have been successful in the field of child welfare, labor, food production and health and education. The United Nations has solved dispute between countries and otherwise would have led to wars. It has prevented to the occurrence of another. It has helped solve conflicts through किन्हीं दो देशों में बीच बचाव करके शांति को बहाल करवाती है। इट हैज़ पीस कीपिंग फोर्स, इसके पास अपनी शांति प्रिय एक फोर्स होती है जो कि लॉ और ऑर्डर को
रिस्टोर करके रखते। इट हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, उनको रोकती है। द प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रोल्स ऑफ आर्म्स। हथियारों को कंट्रोल करने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। द वेरियस एजेंसीज एंड फंड्स ऑफ द हैव हेल्प इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। और यूएन के जो सदस्य हैं, उन एजेंसीज़ की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो फंड इकट्ठे किए जाते हैं वो विकासशील देशों की मदद के लिए दिए जाते हैं। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड में बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चाइल्ड वेलफेयर, लेबर, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन। और इन फंड्स को वह सफलतापूर्वक बच्चों की भलाई के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, भोजन के उत्पादन के लिए और स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए प्रयोग में लाती हैं। तो जो अचीवमेंट जो हैं वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने जितने भी देश हैं उनमें अगर कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, उन झगड़ों को निपटाने के लिए ये आगे आकर काम करती है। यदि अगर इनका झगड़ा ना निपटे और लगे कि इन दो देशों में युद्ध होने वाला है, तो ये वहाँ बीच बचाव करके उस युद्ध को रोक देती है और कभी कभी तो संसार में जो वर्ल्ड वार की स्थिति है उसे ख़त्म कर देती है। और इसके अलावा भी कुछ देशों में आपस में कोई किसी बात को लेके तनातनी बनी रहती है, तो उसको भी ये शांतिपूर्वक तरीक़ों से नेगोशिएट करके, बीच बचाव करके ख़त्म कर देती है। और ये इसके पास एक फोर्स होती है जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, शांति रखने वाली एक ताकत, एक सेना होती है। वह सेना ये क्या करती है कि जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध के माहौल में जाकर वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है और युद्ध को बंद करवाने में मदद करती है। इसके अलावा संसार में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बहुत सारे देश न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं, बहुत सारे नए नए हथियारों को बनाते हैं। तो उन हथियारों पर, न्यूक्लियर वेपन्स पर भी कंट्रोल करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, आपको हमने बताया था जो आपने एजेंसीज पढ़ी हैं, तो वो एजेंसीज बहुत सारा फंड इकट्ठा करती हैं और इस फंड को वो कहाँ यूज़ करते हैं, ये जो यूएन है इस फंड को वो विकासशील देशों में खर्च करते हैं। विकासशील देश कौन से होते हैं? हमारा देश भी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। यहाँ पर अभी सभी लोगों के पास सभी ज़रूरतें नहीं हैं। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जब तक वो सभी लोगों के पास नहीं होती तब तक वो देश विकासशील रहता है। तो हाँ, उनकी क्या मदद करती है वो? उन देशों में बच्चों की भलाई के लिए, मज़दूरों यानी श्रमिकों के लिए, अनाज कैसे ज़्यादा पैदा किया जाए उसके लिए, और कैसे अच्छा स्वास्थ्य रखा जाए, और एजुकेशन, शिक्षा पर इन फंड्स को खर्च करती है। तो हमारे संसार में जो यूएन की संस्था है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हमारे पूरे देश में एक शांतिपूर्वक माहौल बनता है। और हम कोई देश अगर गरीब है तो किसी देश के पास किसी देश को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये संस्था पूरी करती है और हमें इस संस्था पर फ़क्र है। ओके, हैव ए नाइस डे, लिसन इट केयरफुली, लव यू।